हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और 5 लेसन हमारे हो चुके हैं, 5 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे और 6 लेसन में हम लोग पढ़ेंगे रोजगार समृद्धि, यानी कि रोजगार बढ़ता हुआ, अनौपचारिक एवं अन्य मुद्दे, यानी कि रोजगार में कैसे समृद्धि हो रही है। कुछ ऐसे औपचारिकरण की चीजें हैं, कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको हम लोग आपका देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत है। और आपको पता होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय हमने देखा था लेसन नंबर 5 हम लोग देख रहे थे और इसमें हमने देखने का प्रयास किया था ग्रामीण और विकास को। हमने देखा, किसको देखा? ग्रामीण विकास। तो आज हम लोग रोजगार समृद्धि के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आप विषय मूलक अवधारणा को समझेंगे। शक्ति बेरोजगारी मजदूरी क्या है, आर्थिक महिला और पुरुषों की भागीदारी से परिचित होंगे, बेरोजगारी का स्वरूप और विस्तार में जान पाएंगे इस लेक्चर के माध्यम से। और भागों, क्षेत्रों और रोजगार इन सर्जन में होने वाली जो आपकी चीजें हैं उनको थोड़ा सा हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, और इन्हीं पर एक एक करके हम सारी चीजों को देखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ चलें। देखिए, मेरी यह आपत्ति मशीन से नहीं है, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। कह रहे मेरी आपत्ति क्या नहीं है? मशीन से मेरी कोई आपत्ति नहीं है। सनक का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अड़ियल रुख रखना ही सनक। ठीक, इस सनक का नाम श्रम से बचत करने वाली मशीन। कह रहे हैं कि इसी सनक का नाम क्या है? जो लेबर है उसकी वाली मशीन से हम उस सीमा तक श्रम की बचत कर जाएं जहां तक हजारों लोगों को बेरोजगार होकर भूखे मरने पर सड़कों पर ना फैले। कह रहे भैया ऐसा मत कर लेना। ठीक है, सनक है, बढ़िया चीज है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके उस सनक के चक्कर में लाखों हजारों लोग आपके भूखे हो गए और वो रोड पे पटक जाए। आप देखिए, जमाना था सारे काम, कोई भी काम हो, सब हैंडमेड। धीरे धीरे मशीन आई। क्या थी? ऑटोमेशन नहीं थी, यानी कि मशीन में भी लेबर की जरूरत। आज की तारीख में क्या है? ऑटोमेशन मशीन। जिस काम करने के लिए शायद मान लीजिए मेरे को कोई आपका चटाई बनानी, मान लीजिए पहले मेरे को उसके धागे काटने पड़ते थे, काटना बीतना, कितना लंबा प्रोसेसर था। भले ही काम मशीन करती थी, इनडायरेक्ट ना इनडायरेक्ट लोग उसमें 10-20, ठीक है, और सब जब सारा काम हाथ से होता था तो उसमें 20-25 लोग, 10-15 लोग लगे हैं। अब क्या हो रहा है? अब सब कुछ ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेटिक फीड करो, छोड़ दो। अब उसने केवल एक आदमी की जगह छोड़ दी और वो भी स्किलफुल व्यक्ति चला सकता है, जो उसको ऑपरेट कर सकता है। ऐसे में क्या हो रहा है? जो और लोग थे, जो अनस्किलफुल थे, जिनके पास और कोई कौशल नहीं था, जो खाली एक आपका लेबर मजदूर था, उसकी मजदूरी खत्म कर दी और 15 लोगों का काम अकेले मशीन कर रही है। उसने समय की बचत भी करी, यानी कि मान लीजिएगा पहले एक दिन में 5 चटाई बनती थी, अब वो 50 बना रही है। और 50 बनाने में पहले लोगों को 10,000 देने पड़ते थे या 500 देने पड़ते, अब वो 300 रुपए दो बन रही है। तो दोनों चीज की बचत हो रही है। बस दिक्कत क्या है कि ऐसे में जो लोग हैं वो बेरोजगार। अभी समस्या किससे है? हजारों लोगों को बेरोजगार होकर सड़क पर न फेंक दिया जाए, इस बात को कह रहे हैं हमारे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिचय। लोग तरह तरह के काम करते हैं। जैसे लोग खेतों में काम करते हैं, कारखाना बनाते हैं, बैंकों में काम करते हैं, दुकानों में आदि में, और अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर भी काम करते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम में बुनाई का बनाना, हस्तकलाओं पर पारंपरिक काम सीमित नहीं है, बल्कि इनमें सूचना प्रौद्योगिकी के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम करने में भी
पहले कारखाना में काम करने, अर्थ शहर में स्थित कामशाला में काम करने होता था, किंतु अब तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने गांव में ही औपचारिक उत्पादन संभव बना दिया है। कोविड 19 महामारी के दौरान 2020 और 21 में लाखों श्रमिकों ने घर से काम के माध्यम से उत्पादों और सेवा को वितरण किया है। व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं? कार्य से हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोगों को उत्तराधिकार के माध्यम से ही बिना कार्य धन मिल जाता है, किंतु ऐसे लोग धन के किसी को पूर्ण संतुष्ट नहीं। ऐसे होते हैं पूर्ण संतुष्ट, किसी कार्य में जुड़े रहना उनमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों के सही अर्थों के संपर्क स्थापित करते हैं और प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है और इसी कारण के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में वे भाग लेकर आर्थिक विकास की हिस्सेदारी बनती है। यही सही अर्थों में आजीविका उपजन है। भैया, आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, उस पार्ट में चला रहे हैं। केवल हम काम नहीं करते, अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य कर अनुभव करते हैं। कार्य के इसी महत्व को समझने में महात्मा गांधी ने शिक्षा और हस्तकला सहित विभिन्न प्रकार के कामगार के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया। भैया, आदमी को क्या होना चाहिए? कुछ हाथ का दस्तकार होना चाहिए, कुछ हस्तकला उसको बनानी आनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको आपका ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन उसको होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत बल दिया। उन्होंने हस्तकला पर, भैया आप कुछ भी बनाओ, हाथ का कुछ कारीगर आप होने चाहिए। ठीक बोलते हैं ना कि हाथ का अगर तुमको दस्तकार हो, कुछ बनाना आता है, तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। तो इस तरह की चीजों पर उन्होंने भी बल दिया ताकि चीजें हो सके। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, पंजाब जनरल शहर में निर्मित एक फुटबॉल है। अब देखिए फुटबॉल कहाँ बन रही है? जलंधर के गांव में बन रही है। और किसी एमएनसी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, शायद जर्मन नीदरलैंड की कंपनी है, लेकिन उसकी फुटबॉल कहाँ बन रही है? पंजाब में। और जा कहाँ रही है? पंजाब से नीदरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड। तो इस तरीके से ये जा रही है और ये एग्जाम्पल है आज की तारीख में काम के तरीके। ठीक, आगे बढ़े। देख लिया इतना आपने, हो गया? आगे बढ़े। देश में व्यक्तियों के अध्ययन से हमें रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे हम अपने मानवीय संसाधनों को जानने, उन परियोजनाओं को बनाने में सहायता मिलती है। विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी इन सब चीजों के विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। ये समाज के सीमांत वर्गों, बाल श्रमिक आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सिद्ध है। ऐसा है, सिद्ध है। ये चीज हमको ठीक। अब ये हमने देख लिया, बात है श्रमिकों की, श्रमिक और रोजगार। श्रमिक और रोजगार। रोजगार क्या है? श्रमिक कौन है? जब एक किसान खनन, खाद्यान्न और उद्योग के कच्चे माल का उत्पादन करता है, कपड़े, कपास के कपड़े के कारखाने, कपड़े के साधारण रूप से गाड़ियां, सामान एक साथ एक स्थान पर। अब हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसके सकल घरेलू उत्पाद का कहलाता है। हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। इसमें हम देख सकते हैं कि देश का नवल अर्जन धनात्मक हो सकता है, यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक है तो ऋणात्मक हो सकता है। शून्य हो सकता है। यदि आयात और निर्यात के मूल्य समान होते हैं तो हम प्राप्त अर्जनों का योग कर सकते हैं, यानी कि जोड़ या घटा सकते हैं। उसी प्रकार
हाँ, वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि कितना हमने किस देश में कितना प्रोडक्शन किया, कितना हमने देश के बाहर किया, कितना देश के अंदर किया, बाहर किया है, और तो हम उसको माइनस करेंगे, उसको भी ऐड करते हैं। तो देश के अंदर हुआ है उसको हम देखते हैं कि भैया विदेशी ने किया है, भारतीय ने किया है। देखिए जीडीपी में सिंपल है, देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वही आपकी जीडीपी है। ठीक है, अब देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है उन्हें हम श्रमिक कहते हैं। भैया जो सब आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक कहते हैं। यदि इसमें कुछ लोग बीमारी, जख्म आदि के शारीरिक कष्ट, खराब मौसम, त्योहार, सामाजिक उत्सव आदि स्थायी रूप से काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भी हम श्रमिक ही माना जाता है। इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने में भी हम श्रमिक ही मानते हैं। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं जिन्हें काम के बदले नियोजित द्वारा भुगतान किया जाता है उन्हें श्रमिक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं वे श्रमिक ही होते हैं। अगर कोई स्वनियोजित है, कोई सेल्फ किसी चीज को कर रहा है, अपने आप को इंटरप्रेट कर रहा है, चीजों को बना रहा है, तो हम उनकी क्या कहेंगे, भले ही वो सेल्फ नियोजित है लेकिन वो एक टाइप ऑफ लेबर ही है, काम कर रहे हैं वो। ठीक है, उनको उसी कैटेगरी में आपका रखते हैं। तो कैसे होता है श्रमिक का कार्य, मौद्रिक रूप में होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कैसे उनको हम लोग प्राप्त करते हैं, इन सब चीजों की डिफिशियंसी और कैसे कैसे इन चीजों को हम देखते हैं, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और कह रहे हैं कि भारत में रोजगार की प्रगति बहुमुखी है। बहुमुखी मतलब अलग अलग सेक्टरों में बहुत सारे काम मिलते हैं, लोग वर्ष भर रोजगार प्राप्त होते हैं। कुछ लोग कुछ महीनों में ही रोजगार पाते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिलती और श्रमिकों की संख्या में लगातार व्यक्ति हैं, उन्हीं पर आपका हम सारी चीजें देखते हैं। ठीक, चलिए देख लिया, आगे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहे कि आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं कि लोग आर्थिक कार्यों उन सबको रोजगार में लगे श्रमिकों को श्रेणी में शामिल किया। अब चाहे आप सेल्फ नियोजित हो किस चीज में लगे, अब है रोजगार की कैटेगरी में। अब कह रहे हैं आप विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्या जानने के उत्सुक होंगे। कह रहे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उनकी संख्या है, उनकी संख्या को जानने के उत्सुक होंगे। तो वर्ष 2017-18 में भारत की कुल श्रमिक का आकार लगभग 471 मिलियन आका गया था। कि भैया जो भारत में आपका लेबर पावर है ना, श्रम शक्ति है, वो कितनी है, 471 मिलियन आका गया है। 471 मिलियन, यानी कि बहुत अच्छी लेबर पावर है हमारे पास। मैन फोर्स हमारे पास काफी है। वुमेन फोर्स यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें यंग जनरेशन, ठीक है, अब किसी काम को करने के लिए हम पूरे दुनिया में लगभग 80-70% हम लोग अपनी लेबर को दे सकते हैं। हमारे पास वुमेन एम्पावर मतलब आपका मैन आपका पावर है। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल से कहीं अधिक है। यानी कि अगर आप श्रम बल की बात करोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। 471 मिलियन श्रमिकों में 2/3 श्रमिक ग्रामीण हैं। भारत में श्रमिक शक्ति में पुरुषों की बहुतायता है। श्रम में लगभग 70% पुरुष तथा शेष महिला और पुरुष हैं। इसमें 70% अकेले पुरुष हैं, बाकी 30% में मेल और फीमेल का आपका। इसमें बाल श्रमिक भी हैं, जो लोग छोटे हैं वो भी हैं। महिला ग्रामीण क्षेत्र में महिला का कुल बल श्रम का 1/3 है। गांव में जितनी भी लेबर हो रही है उसमें 1/3 1/3 पार्ट किसका है, ध्यान दीजिए, जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का है 1/3। ठीक है, और केवल शहरों में 20% महिला एक्टिव है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए श्रम बल में किसकी भागीदारी ज्यादा है महिलाओं में, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, तो हम कहेंगे भैया ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। ठीक, महिला खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ साथ खेतों में काम करती हैं। उन्हें नगद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती और मामलों में कुछ भुगतान नहीं किए जाते। इसी कारण से इन महिलाओं को श्रमिक वर्गों में शामिल नहीं करते। भैया महिलाएं कुछ काम करती हैं, उनका हम कोई आपका भुगतान या पेमेंट नहीं करते,
ना ही उसको एड ऑन कर दे, मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। ठीक है। और अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि महिलाओं को श्रमिक माना जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या महिला जो काम करती हैं उसको श्रमिक मानना जाना चाहिए? तो बिल्कुल वो काम करती है, उनको श्रमिक माना जाना चाहिए। और ऐसा ही हम लोग और आप लोग समझते हैं कितना काम है। हमारी मम्मी, हमारी बहन कितना घरों में काम करती हैं, चीजों को देखती हैं, खेती भी करती हैं, पशुपालन भी साथ हेल्प करती हैं, बाहर का भी, घर का भी, बच्चों को पालती हैं। इन सबको भी हम लोग आपका इनको श्रमिक मानना जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ श्रमिकों में भी प्रधानता देनी है। तो हमने लेबर पावर को देखने की जरूरत महसूस की। कल हम लोगों में रोजगार की कितनी भागीदारी है, कितनी परसेंटेज। फिलहाल जो है प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो है इतना मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एक बार घर जाकर रिवीजन करिए, लेबर पावर को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तब तक मिलते हैं।